गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक के इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग का अगर सिंपल सा अर्थ लिया जाए, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना। और यह सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के युद्ध में। 1909 ईस्वी की बात है। महात्मा गांधी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, हिंद स्वराज। और उस हिंद स्वराज किताब में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन अगर चल रहा है तो इसके कारण भारतीय हैं, यानी कि भारतीयों के सहयोग के कारण ही भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा है। अगर भारतीय सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और भारत में स्वतः स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये एक थाउट था कि अगर भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दें तो इस परिस्थिति में भारत में जो है स्वराज की स्थापना स्वतः हो सकती है। तो ये एक थाउट था जिसको कि आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना था। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, इसके बारे में महात्मा गांधी ने कुछ सुझाव दिए कि जिसके द्वारा असहयोग के सिद्धांत को, यानी ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करने के सिद्धांत को जो है आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या क्या सुझाव दिए गए? वो सुझाव पहला ये था कि लोगों को अपनी सरकारी नौकरी या सरकारी जो पदवी दी गई है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उनको उपाधि, सम्मान, पदवियाँ दी गई है, उसका वो परित्याग करते हैं। दूसरी बात, सरकारी नौकरी चाहे सेना को हो, पुलिस का हो, उसको छोड़ देना चाहिए। अदालत, विधान परिषद, विद्यालय, विदेशी वस्तुओं सभी का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और इस बहिष्कार के खिलाफ अगर ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता को या भारत के सत्याग्रहियों को दबाने का प्रयास करती, दमन करने का प्रयास करती है तो उसके खिलाफ सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो ये सत्याग्रह के कुछ सिद्धांत थे जो कि महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया। और हमने आपको बताया था कि सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस बात पर सहमति हो चुकी थी कि खिलाफत आंदोलन के पक्ष में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सभी लोग इस असहयोग के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। विशेष रूप से नवंबर 1920 ईस्वी में जब विधान परिषद का चुनाव होना था, उस चुनाव पर यानी विधान परिषद का बहिष्कार करने की जब घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा की गई तो लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर विधान परिषद का चुनाव में अगर कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो ब्रिटिश सरकार को दमनकारी कानून बनाने का पूरा अवसर मिल जाएगा। लेकिन अंततः महात्मा गांधी जो है नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस को असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए मना लिया। यानी कि दिसंबर 1920 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में कांग्रेस जो है तैयार हो गई असहयोग आंदोलन के लिए। तो इस प्रकार से जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग और खिलाफत दोनों का आंदोलन साथ साथ आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, असहयोग आंदोलन की विभिन्न धाराएं। ये विभिन्न धाराएं मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक समूहों ने इसको किस रूप में लिया। आप जानते हैं कि भारत प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ, इसी प्रकार से सामाजिक विविधता भी है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और सभी लोगों ने इस स्वराज का अलग अलग अर्थ निकाला। ये बात अलग है कि लगभग सभी सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन सभी के लिए स्वराज यानी कि स्वशासन की परिभाषा और सिद्धांत अलग अलग थे। हम एक एक पर करके चर्चा करते हैं। टॉपिक ये है, शहर में असहयोग आंदोलन किस रूप में था। कहा जाए तो शहर में असहयोग आंदोलन बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा था। यानी कि विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, लोगों ने सरकारी पदवियों को परित्याग कर दिया, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। यहाँ पर ध्यान रखना है, मद्रास में एक जस्टिस पार्टी नाम की
एक राजनीतिक पार्टी थी जो कि गैर ब्राह्मण पार्टी यानी कि निम्न जातीय लोगों के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी। इस जस्टिस पार्टी ने विधान परिषद का जो बहिष्कार करना था उसका विरोध किया और विधान परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्यों किया उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला? इसके पीछे जस्टिस पार्टी का अपना सिद्धांत था कि अगर विधान परिषद का चुनाव वो लड़ेंगे तो विधान परिषद में प्रवेश करने से उन्हें वो सभी अधिकार मिल सकते हैं जो कि अभी तक केवल ब्राह्मण एवं उच्च जाति के लोगों को मिल रहे हैं। खैर, जस्टिस पार्टी को छोड़ करके अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। अब इस आंदोलन का असर विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पे, आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो असहयोग काफ़ी प्रभावी रहा। विदेशी सामानों की या विदेशी कपड़ों की बड़े पैमाने पर होली जलाई गई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब कहीं आने और जाने का रास्ता बंद कर देना, धरना इस प्रकार से देना कि आने और जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसी को पिकेटिंग कहा जाता है। व्यापारियों ने जो विदेशी वस्तुओं के व्यापार पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया। लोग भारतीय कपड़े पहनने लगे, जिससे भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा उद्योग को में उत्पादन वृद्धि हुई। लेकिन कुछ समय के पश्चात असहयोग आंदोलन का असर धीरे धीरे कम होने लगा, धीमा पड़ने लगा। और धीमा पड़ने के भी कुछ कारण थे। बहुत ही कहा जाए तो एकदम जो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए वो चल रहा था कि भारत में जो खादी कपड़े बनते थे उनकी कीमत अधिक हुआ करती थी और ब्रिटेन में बनने वाले कपड़ों की तुलना में ये काफ़ी महंगे होते थे, जिसे भारतीय लोग नहीं खरीद सकते थे। इसी तरीके से भारतीय संस्थान, विद्यालय, कार्यालय इत्यादि का बहिष्कार कर दिया गया। लोगों को समस्याएं हो रही थी और बहिष्कार सफल उसी कंडीशन में होता जब जिन संस्थाओं का बहिष्कार करना है उन संस्थाओं की स्थापना कर दी जाए। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी, जिसके कारण शहर में ये जो प्रक्रिया चल रही थी असहयोग आंदोलन वह धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। अब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था। ग्रामीण क्षेत्र में जो असहयोग आंदोलन जो हुआ किसान और आदिवासी आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया। किसानों पर चर्चा करते हैं। आंदोलन के नाम पर किसानों ने व्यापारियों और तालुकदारों के ऊपर में हमले कर दिए और उनके अनाज के गोदामों को लूट लिया। कृषक नेताओं ने घोषणा कर दी कि लगान नहीं देना है। किसानों को बताया गया कि महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा और किसान ज़मीनों के बीच में ज़मीन जो है किसानों के बीच में बांट दी जाएगी। यानी ग्रामीण क्षेत्र में ये जो आंदोलन चला असहयोग आंदोलन, वह जो था लगान बंदी आंदोलन के रूप में चलाया गया। लेकिन किसानों ने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन से खुश नहीं थी, क्योंकि किसान उत्साह में आकर के सत्याग्रह और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और उसके जगह पे हिंसा और लूटपाट पर उतर आए। और हिंसा और लूटपाट कांग्रेस और महात्मा गांधी के डिक्शनरी में इन दोनों शब्दों का कोई स्थान नहीं था। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। अब यहाँ पे कृषक नेता बाबा रामचंद्र देव की चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के कृषक नेता थे बाबा रामचंद्र, और कुछ समय तक वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भी काम कर चुके थे। आपको बता दें, ये गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट शब्द से बना हुआ है। भारतीय लोग एग्रीमेंट शब्द का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते थे, इसलिए एग्रीमेंट जो है गिरमिट, और इसके तहत जो काम करने वाले मजदूर जो हुए वह गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जाता था और उसके बाद उन्हें विदेशों में ले जाकर के उनसे खेती करवाई जाती थी एक निश्चित समय तक, और समय पूरा होने के बाद उनको वापस भारत ले आया जाता था। तो ये इसी प्रकार के एक गिरमिटिया मजदूर थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इनका जो आंदोलन था, यानी बाबा रामचंद्र देव का जो आंदोलन था, मुख्य रूप से तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ थे। ऐसे तालुकदार और ज़मींदार
जो किसानों से अधिक मात्रा में लगान और कर की वसूली करते थे और ज़बरदस्ती उनसे कर प्राप्त करते थे। तो इनकी मांग थी, यानी बाबा रामचंद्र देव की मांग थी कि किसानों के लगान को कम किया जाए, बेगार को समाप्त कर दिया जाए और किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये ग्रामीण क्षेत्र में। अब आदिवासी किसान के रूप में देखिए, आदिवासी किसानों ने स्वराज का अर्थ वन कानून का उल्लंघन और पुलिस पर हमला के रूप में लिया। ये देखिए तीसरा वर्ग था। आदिवासी क्या मानते थे स्वराज का मतलब? ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए वन कानूनों को उल्लंघन करना है और पुलिस के ऊपर में हमला करना है। विशेष रूप से चर्चा की जाए, आंध्र प्रदेश के कुडेम पहाड़ियों पर आदिवासियों के द्वारा जो है एक हिंसक गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था आंध्र प्रदेश में, उस नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आदिवासियों में बड़ा ही अंधविश्वास था। आदिवासियों की मान्यता थी कि इनके पास खगोलीय जानकारी है, ये लोगों को अपने मंत्रों से ठीक कर सकते हैं। आदिवासी उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, ऐसा अवतार जिसे पुलिस की गोलियां भी नहीं मार सकती थी। तो इस प्रकार की विचारधारा पुलिस की थी, आदिवासियों की थी अल्लूरी राम राजू के बारे में। तो अल्लूरी राम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों ने पुलिस थानों पर हमला करके ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। अंततः 1924 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से प्रेरित थे और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया आंध्र प्रदेश में, वह असहयोग आंदोलन का अंग मानते थे। लेकिन अहिंसा में उनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि केवल शक्ति और बल प्रयोग के द्वारा ही देश को आज़ाद किया जा सकता है। अब एक इसमें है बागान। तो बागान में काम करने वाले मजदूर, इनके लिए आज़ादी और स्वराज का मतलब क्या था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस कानून को समाप्त करना और बागानों से आने जाने की आज़ादी। ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके तहत बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को घर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी बिना अनुमति वह बागान छोड़ करके नहीं जा सकते थे। तो बागान में काम करने वाले मजदूरों को जैसे ही असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी मिली, वो अपने घर की ओर चल दिए। उन्हें लगता था कि अब महात्मा गांधी का राज चलने वाला है, अब सभी लोगों को ज़मीन मिल जाएगी, उन्हें घर जाने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान रेलवे और स्टीमर पे भारतीय जो कामगार थे उनके द्वारा हड़ताल किया गया था। परिणाम ये हुआ, ये रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये स्थिति थी। तो वास्तव में जो असहयोग आंदोलन था उसमें स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों को परिभाषित नहीं किया गया, केवल केंद्रीय स्तर के कार्यक्रमों को तय कर दिया गया। स्थानीय स्तर पे उसका स्वरूप क्या होगा ये तय नहीं किया गया। इसका परिणाम ये निकला कि अलग अलग क्षेत्र पर स्थानीय लोगों ने स्वराज का अलग अलग अर्थ निकाला और ऐसे अर्थ निकाले जो कि असहयोग आंदोलन के मुख्य लक्ष्यों से अलग था। तो इस प्रकार की घटना हो रही थी। इसी बीच में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई। एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोली चला दी, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और चौरी चौरा थाने में उन्होंने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन तो हिंसक होता जा रहा है। इस स्थिति में सत्याग्रहियों को अभी व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। इस स्थिति में यानी कि 5 फरवरी 1922 के ठीक 7वें दिन यानी कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब इससे जो प्रश्न बन सकते हैं, कई प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं। एक, असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों की सूची बनाइए और दर्शाइए कि वो आंदोलन में क्यों शामिल हुए। दूसरा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को परिभाषित कीजिए। बागान मजदूरों ने स्वराज का क्या अर्थ निकाला। तीसरा, अल्लूरी सीताराम राजू पर टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय क्यों किया। तो इतने सारे टॉपिक है जिस पे कि आपको
क्वेश्चन बनाना है, शेष हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।